बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा जो कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है और आपको उन टर्म्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए अनसर्टेनिटी क्या होती है। बच्चों, अनसर्टेनिटी लफ्ज़ का मतलब होता है गैर यकीनियत। ठीक है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो याद रखिएगा आपकी मेजरमेंट कभी भी 100% प्रिसाइज नहीं होती, या फिर आप यूं कह लीजिए 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, थोड़ा बहुत आप उसके मेजरमेंट के बारे में अनसर्टन होते हैं। ये जो डाउट आपके पास रह गया ना मेजरमेंट में, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके अलावा 2 टर्म्स का आपको मजीद पता होना चाहिए। वो क्या है जी? हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटिवली लो होती है। ठीक है, और दूसरी टर्म जो हमने यहां पे सीखनी है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स। ये हम बात कर रहे हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, यानी एटम की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, ठीक है, प्रोटॉन की बात कर लें, सब एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से करीब करीब होती है। बात समझ गए? तो ये 2 टर्म्स आपने मजीद सीख ली, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। तो याद रखिएगा, जब हम क्वांटम की बात करेंगे तो आपके माइंड में फौरन से आ जाना चाहिए कि अब हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट्स की। क्लियर हुई बात? ओके जी। और ये मूव किस से करते हैं? किस स्पीड से? करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट से। राइट, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये बात है 1927 की। एक यंग साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। उन्होंने क्वांटम की फील्ड के अंदर एक मास्टरपीस को डेवलप किया, और बच्चों वो मास्टरपीस हमारा आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था इसके बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द 2 क्वांटम वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। अब इस थ्योरी में सिंपल बात पहले समझिए। असल में देखा जाए तो जो इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई। आपकी बुक्स में ये लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, पहले इस पर जरा आइए। हाइजेनबर्ग ने कहा कि साइमल्टेनियसली 2 क्वांटम वेरिएबल्स को आप एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। अब इस बात को जरा समझना, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपका इंटरेस्ट चाहिए। पहली बात ये सीखो, ये क्वांटम वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, क्वांटम की बात जब आएगी तो आपके माइंड में फौरन आ गया भाई हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब वेरिएबल्स मतलब आपके पास जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं, जो फिक्स नहीं होती, उनको वेरिएबल कहा जाता है। लाइक अगर मैं सिंपली बात करूं तो मोमेंटम एक वेरिएबल क्वांटिटी है, पोजीशन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये सब वेरिएबल है। और अगर ये क्वांटिटीज हम सब एटॉमिक लेवल में बात करेंगे उनकी, तो वो क्या बन जाएंगे? क्वांटम वेरिएबल। लाइक मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम क्या होगा? क्वांटम वेरिएबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगा? क्वांटम वेरिएबल। समझ गए? बात क्लियर हो गई? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, ये सब क्या? ये क्वांटम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर जो वेरिएबल क्वांटिटीज है। बात समझ गए ना। तो अब ये जो हाइजेनबर्ग है ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि भाई 2 क्वांटम वेरिएबल साइमल्टेनियसली आप नहीं फाइंड कर सकते विद एक्यूरेसी। मैं एग्जांपल नीचे से अभी समझाऊंगा भी आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है ना, आप एक ही वक्त में इकट्ठे उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। ये बात कर रहा है हाइजेनबर्ग।
ठीक है, तो ये इसकी एक जनरल स्टेटमेंट थी, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके यहाँ पे आपकी बुक्स में लिख दिया गया है। ठीक है, बात समझ गए? उसने क्या बात की, जरा ध्यान से सुन लो। हाइजेनबर्ग ने सिंपल ये कहा कि भाई सब एटॉमिक लेवल के ऊपर या एटॉमिक लेवल के ऊपर आप दो क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली इकट्ठा नहीं मेजर कर सकते विद एक्यूरेसी। अगर आप एक को एक्यूरेटली मेजर करोगे ना तो दूसरी में हमारे पास अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, यानी वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। अगर दूसरी एक्यूरेटली फाइंड कर ली तो पहली एक्यूरेटली नहीं मिलेगी, ये मतलब है इस बात का। फिर बताता हूं एक बार, हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि भाई सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल के ऊपर जो आप मोमेंटम हो गया या आपकी जो है वो क्या कहते हैं इसको पोजीशन हो गया, इनको आप एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में इकट्ठे दोनों चीजों को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। एक वक्त में एक चीज एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो, दूसरी में अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा वो सारी डिटेल में आपको एक एक चीज पूरे कंसेप्ट से बताऊंगा आपको, अभी आगे चलने दीजिए। अच्छा, अब क्लासिकल मैकेनिक्स में इसके बारे में क्या कहा गया। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक हम जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको डील करते हैं। मैंने पहले बताया क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, ये आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, बड़े ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, और उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो भी कम होती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं भाई सिंपली जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं वो लो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं और वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स का पोजिशन और मोमेंटम एक ही वक्त में हम दोनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है a moving particle has its definite position and momentum and it is possible to find both simultaneously। आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक ही वक्त में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब बात करते हैं हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर तो फिर हम आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट को डील करती है जिनकी वेलोसिटी लो है, और ये छोटे ऑब्जेक्ट को डील करती है जिनकी वेलोसिटी हाई है और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको माइक्रो कह सकते हैं आप। ठीक है, ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम दोनों फाइंड कर सकते हैं, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं, हम उनकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम उनका मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स यानी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तफसील से सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी आपकी जो बुक वाली डेफिनेशन है। यहां पर मैंने वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेडिंग लगा दी है और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। कि भाई एक ही वक्त में या इकट्ठे आप एक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। यही बात की थी ना जनरल स्टेटमेंट कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर टू क्वांटम वेरिएबल्स। एक क्वांटम वेरिएबल है मोमेंटम, दूसरा क्वांटम वेरिएबल है हमारे पास पोजीशन। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ गए? अब मैंने क्यों कहा कि ये आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम तो नहीं है, लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा हमारे पास एनर्जी और टाइम भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम जनरल टर्म इस्तेमाल करेंगे क्वांटम वेरिएबल। तो ये जो मोमेंटम है, ये जो पोजीशन है, वहां पे जो एनर्जी डिस्कस करेंगे, लास्ट में जो टाइम को डिस्कस करेंगे, ये चारों चीजें ये क्या है, क्वांटम वेरिएबल्स है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब आपकी बुक के मुताबिक आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई सब एटॉमिक या फिर एटॉमिक लेवल के ऊपर आप एक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक को एक्यूरेसी से कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे में हमारे पास एक्यूरेसी नहीं मिलेगी या उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर दूसरे को एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे तो पहले में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, उसमें डाउट बढ़ जाएगा, यानी वो उसमें कम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी हमें। बात समझ गए? अच्छा, अब इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इट सेज दैट बेटर यू नो वेयर अ पार्टिकल इज। अगर आपको ये अच्छे से मालूम हो गया कि पार्टिकल कहाँ है, यानी उसकी पोजीशन की बात कर रहा है, द लेस यू नो द पार्टिकल हाउ फास्ट इट इज गोइंग, तो फिर आपको ये अच्छे से पता नहीं चल पाएगा कि वो पार्टिकल कितने अच्छे से मूव कर रहा है या उसका मोमेंटम कितना है। बात समझ गए? अगर आपको ये अच्छे से पता चल गया कि पार्टिकल कहां पर पाया जा रहा है, मतलब उसकी पोजीशन की बात हो रही है, तो फिर आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाएगा कि वो पार्टिकल कितना फास्टली गोइंग है या कितना फास्टली मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम क्या है। क्लियर हुई बात? तो वही बात एक ही है। अब मैंने थोड़ा सा इसकी पहले हिस्ट्री बता दी, उसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको लेकर आया।
सही है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये आपका जो है वो समटाइम ऑब्जेक्टिव में पूछ रहता है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। भाई आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हो उसमें अनसर्टेनिटी होती है, डाउट होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जितना एक जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, उसके करीब करीब हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी कि तकरीबन उतनी ही होती है जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट के बराबर ही हमारे पास अनसर्टेनिटी पाई जाती है। लेकिन ये वाली जो अनसर्टेनिटी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है, ये एक और वजह से है। बट इन दिस केस, इस केस के अंदर अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस केस के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी आती है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आती, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो भी एज अ वेव बिहेव करता है, और जो वेव है वो भी एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। ठीक है ना, इस वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से ये सारा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये कंसेप्ट बना लिया कि भाई हाइजेनबर्ग ने कहा सब एटॉमिक लेवल पर आप एक पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जनरल स्टेटमेंट बोले तो दो क्वांटम वेरिएबल को साइमल्टेनियसली आप फाइंड नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी। अब हमने इसको डिटेल से सीखना है और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है। अगर हम एक को एक्यूरेसी से फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा एक्यूरेसी के साथ क्यों नहीं मिलता हमें, ये अब आपको बात समझानी है। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम आते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आप हेडिंग लगाइए, सपोज वी वांट टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। साइमल्टेनियसली मतलब ये होता है भाई इकट्ठा एक ही वक्त में दोनों काम करने हैं, एक ही वक्त में उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है, एक ही वक्त में उसका मोमेंटम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है, उसका मोमेंटम भी फाइंड करना है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए पहले पोजीशन की, और पोजीशन को हम कैसे फाइंड कर लेंगे। देखो, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो कहाँ पड़ा है तो कैसे देखते हैं, ऐसे देखा ये दीवार के ऊपर कोई एक चीज़ लगी हुई है, ये कहाँ पर पड़ी है, तो लाइट जाती है, उस पर टकराती है, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आइज़ में आती है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर भी है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो हम यहाँ से फोटान भेजते हैं, फोटान भी तो लाइट ही है ना, फोटान जाता है, उसको जाके हिट करता है। ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसकी पोजीशन का हम पता चलाएंगे। बात समझ गए? ओके जी, तो यहाँ पर देखिए जी, आप लिखिएगा टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लीस्ट वन फोटान मस्ट स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन। जानना चाहते हो कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम एक फोटान जाके उसके साथ इलेक्ट्रॉन से जाके हिट करे उसको, तो फिर आपको उसकी पोजीशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी पता रख लो कि भाई ये जो आपका फोटान है ना, ये एज अ वेव भी एक्ट करता है। जो पार्टिकल है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है, जो वेव है वो एज अ पार्टिकल एक्ट कर सकता है। तो जो फोटान है, फोटान ऑफ लाइट, वो एज अ वेव भी एक्ट करता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से अगर आप एक पार्टिकल की पोजीशन जानना चाहते हैं तो याद रखना कि फिर जो पोजीशन उसकी मिलेगी ना आपको कि ये कहाँ पर पाया जा रहा है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी वेवलेंथ के बराबर होगी। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। देखो, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट से आप कोई मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है, मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर आएगी। अब यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करना है, आपने एक वेव भेजी। ठीक है, अब वो वेव जो है वो वहाँ पे जाकर उसे टकराती है। ठीक है, अब उसके हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैलकुलेट करना है। तो उसमें आप ये देख लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि भाई इसके जो यहाँ से यहाँ तक फासला है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, फर्ज कर लें आप। ठीक है, तो जिस तरह आप मेजरमेंट करते हैं स्केल पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो अनसर्टेनिटी 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा। तो अब यहाँ पे फर्ज कर लीजिए कि इसका लीस्ट काउंट 1 लैम्डा है, तो इसमें अनसर्टेनिटी भी 1 लैम्डा के बराबर ही होगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वरना ये बात आपको भूल सकती है। जैसे एक मीटर रूल से आप पोजीशन फाइंड करते हैं, 1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आ सकती है इस पोजीशन में,
वो 1 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो आप ये समझ लीजिए भाई आपकी यूं यहाँ से वेव जा रही है, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, तो आपका लीस्ट काउंट 1 लैम्डा है। तो बस अब ये समझ लीजिए, इस तरह से आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो देखिए, इसलिए याद रखना आपने कि अब फोटान जो है वो एज अ वेव एक्ट कर रहा है। अगर फोटान एज अ वेव एक्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता देता है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी ना, वो आपके पास 1 लैम्डा के बराबर होगी। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दी छोटा सा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात आप यहां पे लिखेंगे भी, एज फोटान इज आल्सो अ वेव, सो uncertainty in the position will be equal to wavelength of the wave। अब जो वेव गई है ना, जितनी उसकी वेवलेंथ है उतनी ही उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, उसकी पोजीशन जाननी है, तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो जो वेव आपने भेजी है उस वेव की वेवलेंथ के बराबर होगी। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। इफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। फर्स्ट कर लो, आपने एक लाइट जो है वो जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी उसको भेजा इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, ठीक है, ओके, यूज्ड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, देन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी इक्वल टू लैम्डा। अब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसकी होगी जी, लैम्डा वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा वो ट्रिक बता चुका हूं, आप कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, ओके जी। तो यहां पर जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन होगी वो इक्वल टू क्या होगी, वेवलेंथ के बराबर। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, अब इसको यहां पे रोक लीजिए और थोड़ा सा इसको जरा एनालाइज कीजिए। अब यहां पर हमने सीखा कि भाई आप जो वेव भेज रहे हो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जितनी उसकी वेवलेंथ है उतना ही उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी पोजीशन में। इसका मतलब अगर हम अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं और वैल्यू एक्यूरेट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि जो वेव भेजो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो। जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी, उतनी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कम होती जाएगी। और अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब पता है क्या, आपको वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड करना चाहते हो, उसमें अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हो, तो फिर ऐसा कर लो कि शॉर्टर वेवलेंथ का इस्तेमाल कर लो। अब ये बात याद रखना कि अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करना है या उसमें कम अनसर्टेनिटी के साथ फाइंड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टर वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट बहुत खास है, ये बात फिर बता रहा हूं आपको। अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ फाइंड करना है या आप लेस अनसर्टेनिटी के साथ फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए। जितनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी उतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम होगी। याद रखना ये पॉइंट। अच्छा जी, so to reduce the uncertainty in the position we must use the shorter wavelength। बता दिया आपको ये बात। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी इसके मोमेंटम, ठीक है। और यहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने इसको एक्यूरेटली फाइंड कर लिया तो मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड क्यों नहीं होगा, इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा क्यों आएगी, ये दो चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो था वो यहां पे फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन और आके इसको फोटान जो है वो हिट करता है। ये फोटान जाके इसको हिट करता है, ठीक है। तो फोटान के पास भी मोमेंटम होता है, P इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये उसका फोटान का मोमेंटम है। तो जब फोटान जाके इलेक्ट्रॉन से ऐसे टकराएगा, ऐसे उसको हिट करेगा, तो क्या उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आ जाएगा? मोमेंटम में चेंज आ जाएगा ना। तो अब आप उसका मोमेंटम कैसे एक्यूरेटली फाइंड करोगे? जब आप उसको हिट करोगे, हिट करने के बाद उसके मोमेंटम में चेंज आ गया, अब नया मोमेंटम क्या आपको तो पता ही नहीं है। बात समझ गए ना? इसी वजह से अब आप मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाओगे, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बात क्लियर हुई? अच्छा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा बात को। जब इलेक्ट्रॉन को एक फोटान ने आकर हिट किया, फोटान का भी कुछ मोमेंटम होता है, बता दिया h बाय लैम्डा के बराबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन को आकर हिट करेगा तो उसके मोमेंटम में इजाफा हो जाएगा। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको इलेक्ट्रॉन को उससे फास्ट कर दिया, उसको तेजी से मूव कराना शुरू कर दिया, उसके मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है। अब उसका नया मोमेंटम कितना है आपको नहीं पता। क्यों? वजह क्या है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ फोटॉन का कोलिजन कैसा हुआ है, क्या उसने कंप्लीटली अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर किया या उसने पार्शियली अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, कैसा ट्रांसफर किया हमें तो पता नहीं है उसका, ठीक है ना। अब हमें क्लियर नहीं है कि उसने कितना मोमेंटम जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, ये कम किया, थोड़ा किया, कितना किया, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि इसने अपना अगर सारा का सारा उसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो उतनी ही आएगी जितना कि फोटॉन का मोमेंटम है। ये बात बड़ी गौर से सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन को जब फोटॉन आके हिट करता है तो फोटॉन अपना मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा जिससे इसके मोमेंटम में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये अब जाके जब इसको हिट करेगा तो पता नहीं कि अपने कितना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। पॉसिबली हो सकता है कि ये अपना सारा ट्रांसफ़र कर दे, हो सकता है कि पार्शली उसने कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र किया हो। अब आपको नहीं पता कि इसका मोमेंटम जो है वो अब कितना है, समझ गए। अच्छा, तो इसमें जो आपको चेंजिंग जो अनसर्टेनिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो अनसर्टेनिटी मिलेगी कि जितना फोटॉन का मोमेंटम था मैक्सिमम उतना ही इसके अंदर अब जो है वो चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। तो जो फोटॉन का मोमेंटम उतनी ही अनसर्टेनिटी अब इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर ये बातें आपने बतानी है। व्हेन अ फोटॉन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, जब एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, इट चेंजेस इट्स मोमेंटम, ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को चेंज कर देता है। ओके, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में आप अनसर्टेन हैं, आप डाउटफुल हो गए हैं, मैक्सिमम डाउट कितना है, जितना फोटॉन ने आके उसको हिट किया ना मैक्सिमम इतना ही डाउट हो सकता है जितना कि फोटॉन का मोमेंटम था, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए जो डाउट होगा वो हमारे पास h/λ के इक्वल है। एट मोस्ट द फोटॉन ऑफ लाइट कैन ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है। कि मोमेंटम ने अपना फोटॉन ने अपना सारा मोमेंटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। सो द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, तो फिर अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/λ, जो कि फोटॉन का मोमेंटम है। बात समझ गए हो। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा था, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम था। जब आके इसको फोटॉन ने ऐसे हिट किया तो इसने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब पॉसिबल ये है कि इसने सारा मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया हो, थोड़ा किया हो, कितना किया हो हमें नहीं पता। अब हम डाउटफुल हो गए। डाउट कितना होगा, जितना इसका मोमेंटम है ना फोटॉन का, उतना ही अब इसके अंदर डाउट आएगा, ठीक है। तो फोटॉन का मोमेंटम होता है h/λ, तो इसमें जो डाउट आएगा, जो अनसर्टेनिटी आएगी वो भी h/λ। तो इसलिए दो जो हमारे पास आता है मोमेंटम में चेंज वो आता है h/λ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब जरा असल बात के ऊपर आ जाओ कि भाई दो क्वांटम वेरिएबल साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ फाइंड क्यों नहीं कर सकते। अब जरा यहाँ देखो, ये है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये इक्वल है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली h/λ के। यहाँ लैम्डा का इस p के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हो तो वेवलेंथ को ज्यादा कर दो। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हो यानी मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना चाहते हो तो वेवलेंथ को ज्यादा कर दो, ज्यादा वेवलेंथ चाहिए। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना है तो वेवलेंथ ज्यादा चाहिए। जबकि यहां पे क्या सीखा था हमने कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करनी है या इसको पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करना है तो फिर मोमेंट इसकी जो वेवलेंथ है उसको कम कर दो। बात समझो, पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड करनी है तो वेवलेंथ शॉर्टर चाहिए, मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना है तो जो आपको वेवलेंथ है वो लॉन्गर चाहिए। बात समझ गए। तो अब अगर हम एक वक्त में शॉर्टर वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ पे आपने पोजीशन तो एक्यूरेटली फाइंड कर ली, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में जो मोमेंटम में आएगा अनसर्टेनिटी वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी इसको आप एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए आपको लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए, मगर आपने शॉर्टर दे दी। तो आप अगर इसको एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हो तो इसको एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हुए आप इसकी जो पोजीशन है उसमें उसको एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, उतना आपका आंसर कम एक्यूरेट होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अनसर्टेनिटी के साथ अगर आप चलेंगे, ज़्यादा वेवलेंथ के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर जो मोमेंटम है इस फोटॉन का उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो आपको कम मिलेगी। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अगर आपने
पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड करनी है तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना है तो आपको लार्जर वेवलेंथ चाहिए। तो आपने एक वक्त में या तो शॉर्टर भेज सकते हैं या लॉन्गर भेज सकते हैं। अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं तो पोजीशन एक्यूरेटली मिल जाएगी, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ये हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ये एक्यूरेट नहीं मिलेगी और ये एक्यूरेट मिल जाएगी। तो एक वक्त में आपको एक क्वांटम वेरिएबल जो है वो एक्यूरेटली मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों को अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, एक ये पहले डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच बाय लैम्डा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एक कंबाइन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाई पी। लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, अब इसको इसी चीज को ना आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी along the x axis is equal to Planck's constant। अब ये जो दो अनसर्टेनिटीज आई है ना, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होती है। ये आपने एक रिलेशन ड्राइव करके रख लिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की और पोजीशन की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं क्वांटम वेरिएबल्स की। हाइजेनबर्ग ने बात की थी क्वांटम वेरिएबल्स की। तो एक दो हमारे पास और भी वेरिएबल हैं, एक एनर्जी और एक टाइम। इन दोनों के दरमियान में बिल्कुल इसी तरह का ही रिलेशन पाया जाता है। तो इसको भी एक छोटा सा पॉइंट की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं। मे बी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में ये पूछा जाए तो आप हेडिंग लगाएंगे अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एनर्जी एंड टाइम। अब एनर्जी और टाइम के लिहाज से हमने अनसर्टेनिटी को बताना है। ठीक है, तो उसमें आप लिखेंगे द मोर एक्यूरेटली वी डिटरमाइन द एनर्जी, जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम एनर्जी को फाइंड कर लेंगे ऑफ द पार्टिकल, द मोर अनसर्टेन वी विल बी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच इट हैज दैट एनर्जी। तो हम उस टाइम के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे जिस टाइम में उसके पास वो एनर्जी थी। यानी अगर आप एग्जैक्टली ये मालूम कर लेंगे या आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम ये फाइंड कर लेंगे कि एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मिलेगी उस टाइम में कि जिस टाइम में उसके पास ये एनर्जी थी। यानी टाइम में आपको फिर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मिलेगी कि वो टाइम किस टाइम में उसके पास ये एनर्जी थी। अगर आप पार्टिकल की एनर्जी एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हैं तो वो टाइम आपको एक्यूरेटली नहीं मिलेगा जिस टाइम में उसके पास एनर्जी थी। बात समझ गए? तो इसी तरह का ये एक रिलेशन है, जैसे यहाँ पर आपने डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की प्रोडक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच दी थी, उसी तरह यहाँ पर भी डेल्टा ई और डेल्टा टी की प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में एक और पॉइंट है हमारे पास, मोर केयरफुल कैलकुलेशन। अब जो हाइजेनबर्ग है उसने थोड़ा सा मजीद केयरफुल कैलकुलेशन की थी, इसके बारे में मॉडिफिकेशन की थी। वो मोर केयरफुल कैलकुलेशन क्या है मैं वो बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग मोर केयरफुल कैलकुलेशन ही फाउंड दैट at very best delta x delta p is greater than and equals to h cut, और इसी तरह से डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट। अब ये एच कट क्या है? एच कट असल में हमारे पास h डिवाइडेड बाय 2 पाई है। ठीक है, तो जब इसको दोबारा से उसने इसको रिव्यू किया तो उसने कहा कि ज़्यादा आपके पास जो अच्छी कैलकुलेशन मिलती है अगर आप इस रिलेशन के साथ चलेंगे तो। ठीक है, ये रिलेशन भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, केयरफुल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप इन रिलेशंस का इस्तेमाल करें। अब इसमें एच की बजाय उसको एच कट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल की बजाय ग्रेटर देन एंड इक्वल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और एच कट की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये हमारे पास एच कट की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।